अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सी ए सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस के लेक्चर 5 को। और ना हमारा टॉपिक है डेटा स्टोरी टेलिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इस पे हम आज बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ जो है वो यूनिट 4 के लेक्चर्स में कवर करें। ओके, आपने कभी सोचा है कि जब हम इतना डेटा कलेक्ट करते हैं लाइक ग्राफ्स, नंबर्स, चार्ट्स, तो उनको समझना मुश्किल क्यों होता है? और फिर डेटा साइंटिस्ट उन कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे एक सिंपल कहानी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हर कोई समझ सके? इसको कहते हैं डेटा स्टोरी टेलिंग। अब ये है क्या? ये बेसिकली ऐसा तरीका है डेटा को एक्सप्लेन करने का कि जिससे जो स्टोरी है ना, जो डेटा है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। इसमें सिर्फ ड्राई नंबर्स नहीं होते, स्टैटिस्टिक्स के जरिए मतलब सिर्फ हम नहीं बता रहे होते, बल्कि विजुअल्स और स्टोरीज के जरिए हम सिर्फ ये नहीं बताते कि अटेंडेंस रेट 85% है, बल्कि हम एक स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, किस पर इफेक्ट हुआ और कैसे इम्प्रूव हुआ। ठीक है, या हो सकता है आप सोचें, आप इसको एक एग्जांपल की तरह कंसीडर करें कि एक कंपनी के पास सेल्स का डेटा है, बस नंबर्स लिखे हुए हैं। जनवरी में उनकी सेल्स हम कहते हैं कि 200 हुई, फरवरी में 150 हुई और मार्च में 300। अब अगर हम सिर्फ ये नंबर्स दिखा दें तो ऑब्वियसली बोरिंग लगेगा, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि बस ठीक है इनकी सेल्स ऐसी थी, कम हुई, सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जनवरी में सेल्स अच्छी थी क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, फरवरी में कम हुई क्योंकि कंपटीटर ने जो है ना डिस्काउंट दे दिया, और मार्च में दोबारा बढ़ गई क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैंपेन चला ली, तो सडनली जो है ना सुनने वाले को इंटरेस्ट बढ़ जाता है स्टोरी से। सही है, वो डेटा एक कहानी बन गया, तो अब वो रिलेटेबल भी लगता है और समझ भी आ गया कि नंबर्स के पीछे रीजन क्या थी। यही है डेटा स्टोरी टेलिंग का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, डेटा स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? अब अगर हम देखें, जब डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट जो है वो कोई रिपोर्ट बनाता है तो उनका मेन गोल होता है कि ऑडियंस को डेटा समझ आए और एक्शन लिया जा सके उस डेटा के मुताबिक कोई। तो यहाँ जो है ना हम डेटा स्टोरी टेलिंग को यूज़ करते हैं ऑडियंस जो है उनको इंगेज करने के लिए। जब हम डेटा को कहानी की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो ऑडियंस जो है वो बोर नहीं होते, वो इंगेज रहते हैं। जैसे टीचर कोई आपको लेक्चर दे और उस लेक्चर में साथ साथ वो आपको जो है ना इंगेज रखें, आप बोर ना हो जाएं, कहीं आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, बस ठीक है आप ये ना हो कि आपको नींद आ जाए, कुछ इस तरह की बातें। अब देखिए, इंटरेस्ट डेवलप होता है जब स्टोरी बन जाती है। आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब की वीडियोस में, कोई लेक्चर्स में, या फिर उसके अलावा इंस्टाग्राम रील्स में, कि हर कोई जो है ना कुछ अगर कुछ चीज़ लॉन्च कर रहा है, कोई चीज़, किसी की कोई परफ्यूम है, तो वो साथ में एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी बना देते हैं ताकि जो है ना ऑडियंस कनेक्टेड रहें। सही है। अब अगर हम बात करें एक टीचर की, अगर वो सिर्फ अटेंडेंस का जो है ना चार्ट दिखाए तो सारा बोरिंग लगता है। लेकिन अगर वो एक स्टूडेंट की स्टोरी बताए जिसका अटेंडेंस जिसकी जो है ना अटेंडेंस इम्प्रूव हुई हो और मार्क्स भी अच्छे आए, तो सबको जो है वो मोटिवेशन मिलती है। फिर कम्प्लेक्स डेटा को सिंपल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए भी डेटा स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल और क्लियर मैसेज में जो है वो बदल देते हैं। हर कोई नंबर समझ नहीं सकता, लेकिन कहानी जो है ना सब समझ लेते हैं। और फिर की पॉइंट्स को हाईलाइट करना, जब हम डेटा एक्सप्लेन करते हुए की पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, जैसे 90% अटेंडेंस 9th ग्रेड में है और 78% 12th ग्रेड में, तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। मैनेजमेंट या टीचर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या स्टेप्स लेने। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है ना डेटा और डिसीजन मेकिंग के दरमियान में लाइक एज अ ब्रिज काम करता है, जैसे कि एक पुल की तरह जो रॉ डेटा को एक्शनेबल डिसीजन से कनेक्ट कर दिया। सिर्फ नंबर्स होने का कोई फायदा नहीं है जब तक वो डिसीजन मेकिंग में काम ना आए। डेटा स्टोरी टेलिंग उन नंबर्स को एक मीनिंगफुल जो है ना नैरेटिव में कन्वर्ट करती है जिससे लोग एक्शन ले सके। अब हम एक केस स्टडी को पढ़ते हैं जो कि जिससे हमें जो है ना सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, रियलिस्टिक एग्जांपल है ये जो मतलब हमारे सामने है अभी।
कि एक स्कूल चल रहा है, एक स्कूल जो है वो, मतलब उनका ये तरीक़ेकार है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट अटेंडेंस इम्प्रूव हो, और उसके लिए वो ये चीज़ें अपना रहे हैं कि उनके पास लाइक जो डेटा है, एवरेज अटेंडेंस जो है वो 85% है, हाईएस्ट जो है वो है 90% और 9th ग्रेड में है, और लोएस्ट है 12th ग्रेड में 78, और एवरेज है 5 days, एवरेज पर एब्सेंसेस पर स्टूडेंट 5 days। अब ये नंबर्स खुद में कुछ कहानी नहीं बता रहे, लेकिन जब हम डेटा स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं तो पिक्चर हमारी क्लियर हो जाती है। हम जो है ना, सबसे पहले फ़हीम की स्टोरी देखते हैं। फ़हीम जो है वो एक 12th ग्रेड का स्टूडेंट है, और वो अक्सर क्लासेस मिस करता है। एवरेज देखा जाए तो 12th ग्रेड जो है ना, लगभग 5 दिन स्कूल मिस करते हैं, लाइक ये जो फ़हीम है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ज़ाहिर पड़ता है उनकी लर्निंग आउटकम्स पर। उनके मार्क्स कम आते हैं, कंसंट्रेशन वीक होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 9th ग्रेड की अटेंडेंस रेट 90% है, तो स्कूल ने ये सोचा कि आखिर 9th ग्रेडर्स हैं वो इतना रेगुलर कैसे हैं, ऐसा क्या करते हैं कि जो 12th ग्रेडर्स नहीं कर रहे। अब यहाँ से कहानी जो है ना असल शुरू होती है। डेटा स्टोरीज टेलिंग के जरिए स्कूल ने 9th ग्रेड के पैटर्न्स ऑब्जर्व किए। शायद उनके टीचर्स जो है वो ज़्यादा इंगेजिंग हैं, या उनके सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, या स्कूल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हीं सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज को 12th ग्रेड में भी अप्लाई किया जाए। इस तरह स्कूल ने डेटा के थ्रू एक क्लियर एक्शनेबल जो है ना एक स्टेप लिया। ओके, अब देखें जो की एलिमेंट्स है ना इस डेटा स्टोरी के, वो ये हैं कि रिलेटेबल कैरेक्टर जो है वो फ़हीम है। कहानी में एक रियल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने से ऑडियंस कनेक्ट करती है, ठीक है। हर स्टूडेंट सोचता है कि मे बी फ़हीम की तरह हूँ, या मे बी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कंटेक्सुअल डेटा की अगर हम बात करें तो सिर्फ नंबर्स नहीं दिए, बल्कि अटेंडेंस और एब्सेंसेस का प्रॉपर बैकग्राउंड भी दिया गया। मतलब कि फ़हीम का अटेंडेंस और कंपैरिजन 9th और 12th ग्रेड से जो है ना किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें इनसाइट की, तो स्टोरी से एक लर्निंग पॉइंट निकलता है। 9th ग्रेड में अटेंडेंस बेटर है, तो वहाँ से हम स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। और कॉल टू एक्शन, कहानी एंड होती है तो एक पॉजिटिव एक्शन के साथ कि लेट्स मेक अटेंडेंस अ प्रायोरिटी। मतलब हमें सिर्फ प्रॉब्लम बताई नहीं है, सोल्यूशन भी सजेस्ट किया। गॉट इट। तो इससे हमने ये सीखा कि ये कंसेप्ट ना सिर्फ डेटा एनालिसिस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर जगह यूज़ होता है। यूट्यूब की वीडियोस में यूज़ होता है, उसके अलावा हर तरह रील्स में, टिकटॉक में, हर जगह ये यूज़ है। मार्केटिंग में, रिसर्च पेपर्स में, अब सोशल मीडिया एनालिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये वो स्किल है कि जिसकी जितनी अच्छी होगी ना, उसका इतना काम भी अच्छा चल रहा होगा। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 भी है ये, उसी का आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस हाउ फॉर्मुलेटिंग गुड research questions influences the quality of data analysis. Provide an example of how a well formulated question led to meaningful insights in a study. Alright, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस का कंसेप्ट देखते हैं पहले। इनका मतलब है कि ऐसे सवाल बनाना जो क्लियर, फोकस्ड और रिसर्च के पर्पस को डायरेक्ट सॉल्व करें। यानी हम ये डिसाइड करते हैं किस डेटा को कलेक्ट करना है, किस ट्रेंड या पैटर्न को देखना है, किस आंसर को फाइंड करना है। ओके, आप सोचें कि आप एक स्कूल में या कॉलेज में, तो आपके प्रिंसिपल के कहने पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्या स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्टूडेंट की अटेंडेंस पे? सही है। अब अगर आपका क्वेश्चन हो सिर्फ स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसी है, तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है, क्योंकि ये तो आपको जो है ना सिर्फ अटेंडेंस का नंबर बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस वजह से अटेंडेंस बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या वो स्टूडेंट्स जो ब्रेकफास्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी अटेंडेंस उन स्टूडेंट्स से बेहतर होती है जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये एक फोकस क्वेश्चन है जो आपको क्लियर डायरेक्शन देता है कि किस टाइप का डेटा लेना है और किस एंगल से जो है ना एनालिसिस करना है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इसको हम एक और वे में यूज़ कर सकते हैं कि अब जब हम क्वेश्चंस को बना लेते हैं, तो हमने देखना होता है कि फर्दर हमने स्टेप क्या लेना है, ठीक है। बट ये जो फोकस्ड क्वेश्चन है ना, यही है फॉर्मुलेटिंग गुड रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है।
अब देखिए इवैल्यूएशन जब हम हमारे पास आती है कि डेटा इवैल्यूएशन का रोल क्या है, यहाँ पे ये मेंशन है। डेटा इवैल्यूएशन मतलब क्वेश्चंस तो बन गए, अब हम चेक करते हैं कि क्या डेटा कंप्लीट है, क्या डेटा कंसिस्टेंट है, क्या डेटा सही सवाल के आंसर दे रहा है। यानी अगर डेटा हाफ मिसिंग है तो रिजल्ट भी हाफ ट्रूथ होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहे, तो हम नहीं बता सकते कि प्रोग्राम उन पे काम कर रहा है या नहीं। सो इवैल्यूएशन इंश्योर करता है कि हमारा एनालिसिस एक्यूरेट और रिलायबल हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये जो है ना क्वेश्चंस का बनाना और डेटा एवेल्युएट करना रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेल फॉर्म्ड क्वेश्चंस एनालिसिस को एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। अगर हम पूछेंगे किसी से किस किस ग्रेड के स्टूडेंट ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं ब्रेकफास्ट से, तो हमारा एनालिसिस जो है वो ग्रेड वाइज अटेंडेंस पे फोकस करेगा। अगर क्वेश्चन जो है ना लाइक हमें अगर कोई आंसर मिल रहा है प्रॉपर, तो हम हर तरफ डेटा कलेक्ट करते हुए जो है वो टाइम हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वैगर यूजलेस है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, लाइक जब हम डेटा एवेल्युएट करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि डेटा सही और कंसिस्टेंट है। इससे हमारा रिजल्ट रिलायबल होता है, यानी उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जब क्वेश्चन और डेटा दोनों क्लियर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि मीनिंगफुल हम कहानी बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट लेने वाले स्टूडेंट ज़्यादा रेगुलर हैं, ये एक इंसाइट है जिससे हम पॉलिसी या एक्शन जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके अलावा बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छे क्वेश्चंस और क्लीन डेटा हमेशा बेटर डिसीजंस तक ले जाते हैं। अगर स्कूल देखता है कि ब्रेकफास्ट से अटेंडेंस इंप्रूव हुई, तो वो प्रोग्राम को और एक्सपेंड करेगा। यानी डेटा से हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, हम स्टोरी समझते हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है कि जब क्वेश्चंस पावरफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल भी मेंशन है, इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट अटेंडेंस। यही हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। देखें, क्या स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम से स्टूडेंट अटेंडेंस इंप्रूव होती है? ये हमारे पास एक एग्जाम क्वेश्चन है। कौन से ग्रेड लेवल के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ? क्या लो इनकम फैमिलीज़ के लिए स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं अटेंडेंस में? अब देखें आप, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के डिफरेंट एंगल्स को कवर कर रहे हैं और सब फोकस्ड है, कोई भी एक्स्ट्रा जो है या वैग नहीं है। ठीक है, और इसी तरह हम जो है ना रियल वर्ल्ड में एक बड़ा कोई इशू हो सकता है उसको तोड़कर छोटे, जिसको हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, मेजरेबल क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट डेटा सेट्स। अब जब क्वेश्चंस बन गए तो हमें डेटा चाहिए जो उनका जवाब दे सके। अगर डेटा इरेलीवेंट हुआ तो पूरा रिसर्च जो है वो हमारी लाइक ज़ाया हो जाती है, वेस्ट। रिक्वायर्ड डेटा जाहिर है स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ये बताएगा कि किस स्टूडेंट की अटेंडेंस बदली और कितनी बदली। उसके अलावा ब्रेकफास्ट प्रोग्राम पार्टिसिपेशन डेटा, लाइक ये डेटा बताएगा कि कौन कौन ब्रेकफास्ट प्रोग्राम में शामिल हुआ था, और उसके अलावा जो है वो किस किस को इससे लाइक कोई फ़ायदा पहुंचा। ठीक है, तो वो एक रियल पिक्चर दिखाता है, सही है। उसके अलावा हम अगर बात करें कि हम ये देखते हैं, इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें कि डेमोग्राफिक डेटा ये बताता है कि किस स्टूडेंट कि जो स्टूडेंट है ना वो किस ग्रेड का है, किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि कभी कभी एक ही प्रोग्राम सब पर बराबर असर नहीं करता। सो ये तीनों डेटा सेट्स मिलके हमारा एनालिसिस को जो है ना सॉलिड बेस देते हैं, जिससे पजल को अगर हम कह रहे हैं कि किसी पीसेस में जो है ना हम मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बना दें। ठीक है, उसके बाद आती है वैल्यूएशन की बारी, वैल्यूएटिंग डेटा क्वालिटी। अब एनालिसिस से पहले हम डेटा क्वालिटी चेक करते हैं। आप सोचें अगर डेटा ही गलत है तो रिजल्ट भी गलत आएगा। क्या डेटा मिसिंग या इनकंसिस्टेंट तो नहीं? अगर कुछ स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं मिले तो वो इनकम्प्लीट डेटा है। अगर 100 स्टूडेंट्स में से 15 के जो डेटा है वो मिसिंग है तो रिजल्ट पार्शियल होगा। और उसके अलावा अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड है। अगर ओल्ड या आउटडेटेड रिकॉर्ड उसे हम यूज़ करें तो वो रियल पिक्चर नहीं दिखाता। ब्रेकफास्ट प्रोग्राम जो है वो डेटा स्टूडेंट रिकॉर्ड से मैच करता है, ये भी देखना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ब्रेकफास्ट लिस्ट में है तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी वेरीफाई होना चाहिए, इससे डेटा ट्रस्ट वर्दी बन जाता है। जब ये सब चीज़ें जो है ना आपके पास
लाइक चेक हो जाती हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा रिलायबल है और रिजल्ट वैलिड होंगे। अब देखिए ये ब्रेकफास्ट वाली जस्ट एग्जांपल कंसीडर की गई है, ऐसा नहीं है कि ये लाइक आप समझें कि ये क्या बात हुई, इसका ब्रेकफास्ट से क्या ताल्लुक है, ये जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचें कि अगर हमने जो है ना क्लियर क्वेश्चन बनाए, रेलिवेंट डेटा कलेक्ट किया और उसकी क्वालिटी चेक की, तो जो एनालिसिस मिलेगा वो एक्यूरेट होगा, मीनिंगफुल होगा, डिसीजन मेकिंग के लाइक होगा। अगर रिसर्च हमें ये बताए कि ब्रेकफास्ट लेने वाले स्टूडेंट ज़्यादा रेगुलर स्कूल जाते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि ब्रेकफास्ट प्रोग्राम को हर ग्रेड में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये होता है एक, हम कह सकते हैं कि एक जो है ना डेटा से कोई प्रिडिक्शन करना और उसको फर्दर जो है ना इम्प्लीमेंट कर देना। ओके, अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।